हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस चैप्टर के बाकी के वीडियोस या दूसरे चैप्टर के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, कमेंट सेक्शन में, आई बटन और वीडियो के एंड में। इनमें से कहीं पर भी क्लिक करके आप बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम आपको वीडियो टाइटल के नीचे या ऊपर ब्लू कलर में भी दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अवध का जो स्वायत्त राज्य था, यानी अवध का अपना राज्य था जो किसी के अंडर में नहीं था, वहाँ का शासन और किसी के अंडर में नहीं चलता था। उस स्वायत्त शासन की स्थापना की थी सादत खान बुरहान उल मुल्क ने, जिसे अवध का गवर्नर बनाकर 1722 में भेजा गया था और उसके बाद उसने वहाँ पर अपना स्वायत्त शासन स्थापित कर लिया। वो बहुत ही निडर था, ऊर्जावान था, आयरन विल्ड था, यानी जिसकी इच्छा शक्ति लोहे के समान थी, और एक इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति था। जब उसको वहाँ नियुक्त किया गया था अवध में, उसके अपॉइंटमेंट के समय, उस समय वहाँ के विरोधी जमींदारों ने, जो बगावती जमींदार थे, उन्होंने हर जगह अपना सर उठा रखा था। पूरे राज्य में वहाँ पर जमींदार विरोध कर रहे थे। उन्होंने ज़मीन का कर देने से मना कर दिया था। अपनी व्यक्तिगत सेनाएं बना ली थी, यानी हर जमींदार की अपनी एक सेना होती थी। अपने किले खड़े कर लिए थे और राजकीय सरकार थी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट था जिनके अंडर ये सब आते थे, उनका विरोध किया, उन्हें मानने से इनकार कर दिया। सालों तक सादत खान को उनसे लड़ाई करनी पड़ी, युद्ध करना पड़ा, और वो इनकी लॉलेसनेस यानी इनकी कानून न मानने की स्थिति को दबाने में सफल रहा और बड़े जमींदारों को अनुशासित करने में, उनको अनुशासन के अंडर लाने में भी सफल रहा। और इस तरह से उसने अपनी सरकार के आर्थिक स्रोतों को बढ़ा दिया, यानी जिन आर्थिक स्रोतों से कमाई पहले सिर्फ जमींदारों को जाती थी, अब वो इम्पीरियल गवर्नमेंट को भी आने लगी। जिन जमींदारों को उसने हरा दिया था, उन्हें हालांकि उसने अपनी जगह से नहीं हटाया, उन्हें उनके स्टेट्स में ही कन्फर्म कर दिया गया, वहीं पर रख दिया गया। कब? जब उन्होंने समर्पण कर दिया और लैंड रेवेन्यूज़ यानी ज़मीन के कर देने को मान गए, यानी रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से ज़मीन के कर देने पर जब सहमत हो गए और समर्पण करने के बाद उन्हें वहीं रख दिया गया। पर इसके बाद भी वे विरोधी प्रकृति के बने रहे, यानी जो ज़मींदार थे वे विरोधी बने रहे। जब भी नवाब की सेना पर पकड़ थोड़ी कमज़ोर हुई, नवाब की सेना थोड़ी कमज़ोर हुई, या फिर नवाब किसी और दिशा में उलझा रहता था, उस समय ये ज़मींदार बगावत करते थे, विरोध पर उतर आते थे, और इस तरह से नवाब की शक्ति कम हो जाती। सादत खान के उत्तराधिकारी सफ्दर जंग ने लिखा है, अवध के जो चीफ थे, यानी अवध के जो ज़मींदार थे, जो अलग अलग प्रधान थे, वो इतने योग्य थे कि वो पलक झपकते से ही कोई डिस्टर्बेंस यानी कोई गड़बड़ी पैदा कर सकते थे, और डेक्कन के मराठाओं से कहीं अधिक खतरनाक थे, उनसे भी ज़्यादा डेंजरस थे। सन 1723 में सादत खान ने एक नया रेवेन्यू सेटलमेंट कायम किया, यानी एक नई राजस्व व्यवस्था लेके आया। ऐसा कहा जाता है कि उसने उचित भू कर की व्यवस्था करके, यानी जितना ज़मीन पर कर होना चाहिए उतना ही लगाकर, और बड़े ज़मींदारों के अत्याचारों से बचाकर उसने किसानों की हालत में काफ़ी सुधार किया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। उसके कई कमांडर, यानी सेना के उच्च पदों पर रहने वाले और दूसरे भी उच्च पदों पर आसीन कई लोग हिंदू थे, और जितने भी उसके विरोधी स्वभाव के जमींदार थे, सरदार थे और सामंत थे, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, उसका ख्याल किए बिना ही उसने उन पर लगाम लगाई। उसकी सेना में सबको अच्छी तनख्वाह मिलती थी, उनके पास अच्छे हथियार होते थे, हथियारों से सुसज्जित थे, और उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी रहती थी, यानी उसकी सेना बहुत अच्छे से तैयार रहती थी। उसका शासन भी कुशल था। 1739 में उसकी मौत हो गई, और उससे पहले वो लगभग स्वतंत्र हो चुका था, यानी वो शाही सरकार के, यानी मुग़लों के अंडर में नहीं रहा था, और अपने राज्य को उसने
एक वंशानुगत संपत्ति बना ली थी, यानी उसके बाद उसके परिवार से ही कोई उसका उत्तराधिकारी होगा। उसका उत्तराधिकारी बना उसका भतीजा सफदरजंग, जिसे 1748 में साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया और साथ में इलाहाबाद का राज्य भी उसे दे दिया गया। सफदरजंग की मौत 1754 में हो गई। उससे पहले उसने अवध और इलाहाबाद की जनता को एक लंबा शांतिपूर्ण शासन दिया, यानी उसके समय में ज़्यादा अशांति नहीं झेलनी पड़ी जनता को। उसने विरोधी ज़मींदारों को दबा दिया और मराठा सरदारों के साथ उसने युक्ति बनाई, यानी समझौता कर लिया, ताकि उसकी प्रदेश को मराठा सरदारों से बचाया जा सके, ताकि मराठा सरदार वहाँ आक्रमण ना करें। उसने रोहिलास के साथ और बंगश पठानों के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। 1750 और 1751 में बंगश नवाबों से उसके वॉर के समय, उसके युद्ध के समय उसने मराठा सेना से मदद मांगी और इसके बदले उसने मराठाओं को प्रतिदिन 25,000 रुपये अलाउंस, यानी 25,000 रुपये पे किया। और इसी तरह से उसने जाटों से भी मदद मांगी, जिसके लिए उसने जाटों को प्रतिदिन 15,000 रुपये दिए। बाद में उसने मराठाओं के पेशवा के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार पेशवा मदद करने वाले थे मुगलों की अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, यानी उस समय जो ईरान से आया आक्रमणकारी था, अहमद शाह अब्दाली से बचाने के लिए मराठा मुगलों की मदद करने वाले थे। और इसके अलावा भारतीय पठान और राजपूत राजाओं से भी वो मुगलों की रक्षा करने वाले थे। इसके बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए दिए जाने थे। पंजाब, सिंध और भारत के कई उत्तरी जिलों की चौथ भी उन्हें दी जानी थी, यानी एक तरह का कर भी। और साथ में ही अजमेर और आगरा का गवर्नर भी पेशवा को बनाया जाना था। हालांकि बाद में किसी कारण से पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिले, जिन्होंने उन्हें अवध और इलाहाबाद का गवर्नर बनाने का वादा किया था, और इसके कारण से ये अग्रीमेंट, ये संधि टूट गई। सफदरजंग ने न्याय के एक उचित शासन की व्यवस्था की। उसने भी हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव न करने की नीति अपनाई जब भी उन्हें रोज़गार देने की बात हुई, यानी बिना भेदभाव के हिंदू और मुस्लिम को रोज़गार दिया जाता था। उसकी सरकार में जो सबसे ऊंचा पद था वो एक हिंदू महाराजा नवाब राय के पास था। इन नवाबों के शासन के अंदर जो लंबा शांतिपूर्ण समय था और उस समय के सामंतों की आर्थिक उन्नति का नतीजा ये हुआ कि अवध के कोर्ट में, यानी अवध के दरबार के आसपास लखनऊ की एक अलग पहचान बन गई। लखनऊ की उस समय काफ़ी ग्रोथ हुई। काफ़ी लंबे समय तक लखनऊ अवध का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर बना रहा और 1775 के बाद अवध के नवाबों की सीट वही था, यानी अवध के नवाब वहीं बैठा करते थे। कला और साहित्य को पेट्रनेज, यानी कला और साहित्य को संरक्षण देने के मामले में वो दिल्ली का भी राइवल बन गया, यानी दिल्ली में जितना संरक्षण मिलता था उतना ही लखनऊ में मिलने वाला था। साथ ही हैंडीक्राफ्ट, यानी हस्तकला के एक बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी लखनऊ विकसित हुआ। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास में हैदर अली के अधीन हैदर अली जिस सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का जन्म हुआ उसका नाम था मैसूर। विजयनगर साम्राज्य के अंत से ही मैसूर ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। हालांकि ये एक बहुत ही कमज़ोर स्वाधीनता थी, लेकिन स्वाधीनता तब भी थी। 18वीं सदी की शुरुआत में दो मंत्री, नंजराज यानी सर्वाधिकारी और देवराज दुलवई ने मैसूर की शक्ति पर कब्जा कर रखा था, यानी मैसूर की शक्ति दरअसल उनके हाथ में थी। और उस समय के जो राजा थे चिक्का कृष्ण राज, उनको मात्र एक कठपुतली की तरह रखा हुआ था, जबकि शासन इन दोनों मंत्रियों का चलता था। हैदर अली का जन्म 1721 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसने एक बहुत ही छोटे से अफसर के रूप में मैसूर आर्मी में, मैसूर की सेना में अपने जीवन की शुरुआत की थी।
हालांकि वो अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता थी। साथ में उसमें बेहद ऊर्जा थी, वो साहसी था और उसमें लगन थी। वो एक बेहद ही अच्छा कमांडर यानी बेहद अच्छा सेना नायक था और बहुत तेज़, बहुत चालाक राजनीतिज्ञ था। मैसूर लगभग 20 साल तक युद्धों में उलझा रहा और इन्हीं युद्धों में से हैदर अली ने अपने लिए मौके ढूंढी। उसको जितने भी मौके मिलते गए वो उनका फ़ायदा उठाता गया। जितनी भी अपॉर्चुनिटी, जितने भी मौके उसके रास्ते में आए, उसने उनका लाभ उठाया, क्योंकि वो किसी राज परिवार से नहीं था। आगे बढ़ने के लिए ये युद्ध ही उसके लिए चांस थे और उसने इन चांसेस का फ़ायदा उठाया और मैसूर आर्मी में एक के बाद एक ऊंचे पदों पर चढ़ता चला गया। उसने जल्द ही विदेशी आर्मी की प्रशिक्षण की महत्ता को पहचाना, यानी उससे भारत में और भी कई विदेशी शक्तियाँ आ रही थी, जैसे पुर्तगाली, फ्रेंच इत्यादि, और अपनी जो उसकी टुकड़ियाँ थी, जो उसके अंडर में टुकड़ियाँ होती थी, उन पर वो प्रशिक्षण लागू करना शुरू किया। 1755 में फ्रेंच एक्सपर्ट्स, फ्रेंच विशेषज्ञों की मदद से उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार बनाया जो कि अत्याधुनिक था। 1761 में उसने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए नंजराज को हटा दिया और मैसूर के राज्य पर अपनी सत्ता काबिज कर ली। मैसूर के राज्य पर अपनी सत्ता कायम कर ली और कई इलाकों को जीत लिया, जिनमें से थे बिदनूर, सुंदा, सेरा, कनरा और मलाबार। हालांकि वो अनपढ़ था, लेकिन वो एक कुशल शासक था। जब मैसूर कमज़ोर और एक बटा हुआ राज्य था, यानी कई हिस्सों में बटा हुआ था, और जल्द ही इसे भारत की उभरती हुई शक्तियों में से एक बना दिया, भारत की प्रमुख शक्तियों में से। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। हालांकि इसके बारे में कई इतिहासकारों की अलग अलग राय होती है, लेकिन यहाँ पर यही लिखा है कि उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसका जो पहला दीवान था और कई दूसरे अधिकारी भी हिंदू थे। उसकी सत्ता की स्थापना की लगभग शुरुआत से ही वो मराठा सरदारों के साथ, निज़ामों के साथ और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में लगा रहा। 1769 में उसने अंग्रेज़ी शासकों को, अंग्रेज़ी शक्तियों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। 1722 में दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में उसकी मौत हो गई और उसके बेटे टीपू को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। अंग्रेज़ों के हाथों 1799 में टीपू सुल्तान के मारे जाने तक वो मैसूर का शासक बना रहा। वह एक काफ़ी जटिल प्रकृति का व्यक्ति था। वह नए विचारों वाला था। कई चीज़ों से उसकी समय के साथ बदलने की इच्छा शक्ति का पता चलता है, जैसे कि नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस करना, नया कैलेंडर चलन में लाना, सिक्का बनाने की, सिक्का ढलाई के नए तरीके अपनाना और माप तौल के नए पैमानों को, यानी अलग अलग तराजुओं, अलग अलग कैलकुलेशंस, इनको अपनाने से उसकी नई सोच की प्रकृति का पता चलता है। उसके निजी पुस्तकालय में कई तरह की पुस्तक हुआ करती थी, जैसे कि धर्म पर, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस, औषधि विज्ञान और गणित। उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, यानी फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें उसे काफ़ी इंटरेस्ट था। उसने श्रीरंगपट्टम में एक ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का पेड़ लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसमें चीज़ों को संगठित रखने की काफ़ी अच्छी क्षमता थी, यानी संगठन की अच्छी क्षमता थी। और इसका पता इस बात से चलता है कि उस समय की जो भी इंडियन आर्मीज़ होती थी, यानी जितनी भी अलग अलग सेनाएं थी अलग अलग राज्यों में, उनमें सामान्य तौर पर एक अनुशासनहीनता देखी जाती थी। लेकिन ऐसे समय में भी टीपू सुल्तान की आर्मी में काफ़ी अनुशासन था और वो अंत तक उसके वफादार बने रहे। उसने जागीरें बांटने की प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की और इस तरह से राज्य की इनकम में बढ़ोतरी की, राज्य की आय में बढ़ोतरी की। साथ ही उसने ज़मींदारों की जो पैतृक संपत्ति होती थी, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती थी,
उनमें भी कमी करने की कोशिश की। हालांकि उसका भू राजस्व भी उतना ही था जितना उस समय के बाकी शासकों का था, जो कि कुल पैदावार का 1/3 हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उसने गैर कानूनी तरीके से लिया जाने वाले कर पर प्रतिबंध लगाया। टीपू सुल्तान की पैदल आर्मी में मस्केट्स और ब्योनेट्स होते थे, जो यूरोपियन तरीकों के थे, यूरोपियन फैशन के थे। मस्केट्स होती थी उस समय की लंबी गन होती थी, लंबी सी बंदूक, और ब्योनेट्स एक तरह की तलवार होती थी, लेकिन परंपरागत तलवारों से अलग होती थी, यूरोपियन फैशन की। हालांकि इन्हें मैसूर में ही बनाया जाता था। उसने 1796 के बाद एक नई तरह की नेवी बनाने की, एक आधुनिक नेवी बनाने की भी कोशिश की थी, नौसेना। और इसलिए उसने 2 डॉकयार्ड्स बनाए थे, 2 नौका घाट बनाए थे। आधुनिक नौकों की डिज़ाइन को उसने खुद ने भी तैयार किया था। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उसने ऐसी कई बुराइयों से दूर रखा था, जैसे कि विलासिता इत्यादि, जो कि अक्सर नवाबों में पाई जाती थी। वो अत्यधिक दुस्साहसी था और बेहद अच्छा सेनानायक था, कमांडर था। हालांकि उसके व्यवहार में बहुत जल्दबाजी थी और एक अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति था। एक शासक के रूप में उसने इस बात को पहचाना कि दक्षिण भारत के लिए और भारत की अन्य शक्तियों के लिए जो अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत है, वो किस हद तक खतरा हो सकती है, और इसी तरह से अंग्रेज़ भी उसे भारत में अपने प्रमुख शत्रु के रूप में देखा करते थे। उस समय भारत में जिस तरह की गरीबी आ गई थी, उससे मैसूर भी मुक्त नहीं था। लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर ने तो भी उन्नति की थी। खासकर उनके पहले के शासन को और बाकी भारत की परिस्थिति को देखा जाए तो जब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया, मैसूर पर कब्जा कर लिया और उसे मार दिया, उसके बाद वो ये देखकर काफ़ी हैरान हुए कि मैसूर का एक किसान एक ब्रिटिश ऑक्यूपाइड स्टेट के, जहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा था, उस स्टेट के किसान के मुकाबले काफ़ी खुश था। जॉन शोर, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, 1793 से 1798 के बीच, उसने लिखा था कि उसके शासन में किसान प्रोटेक्टेड थे, किसान सुरक्षित थे और उन्हें रिवॉर्ड्स भी दिए जाते थे, उन्हें पुरस्कृत किया जाता था उनके परिश्रम के लिए। ऐसा लगता है कि टीपू को आधुनिक उद्योग की और व्यापार की समझ थी। यहाँ तक कि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि एक सशक्त सेना के लिए, सशक्त आर्मी के लिए एक सशक्त एक वित्तीय शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी अगर राज्य के पास पैसे ही नहीं है तो राज्य के पास एक सुदृढ़ और सशक्त आर्मी नहीं हो सकती। उसने इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए थे और इसके लिए वो विदेशों से कुछ विशेषज्ञों को भी लाया था, जो कि उसके राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में मदद कर सके। उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू इत्यादि जगहों पर अपने दूत भेजे ताकि विदेशी व्यापार शुरू किया जा सके, विदेशी व्यापार में मदद मिल सके। यहाँ तक कि उसने यूरोपियन कंपनियों के ढांचे पर अपने यहाँ पर व्यापारिक कंपनी शुरू करने की भी कोशिश की। ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को एक धार्मिक उन्मादी के रूप में प्रस्तुत किया है। कई इतिहासकार मानते हैं कि टीपू सुल्तान दूसरे धर्मों के प्रति काफ़ी असहिष्णु था और इसलिए इस संबंध में राय बताने से पहले हमें कई और इतिहासकारों को जानना भी ज़रूरी है।